हाय, दिस इज़ रितिका चौहान। वेलकम यू ऑल टू बियॉन्ड स्पेशल। आज हम एक दूसरा अनदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारे पास PWD एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाए। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। PWD एक्ट 1995 पास हुआ था 12 दिसंबर 1995 और वो एनफोर्समेंट यानी कि प्रभाव में आया 7 फरवरी 1996। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में कि PWD एक्ट कब एनफोर्स हुआ और कब वो पास हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ये अपने आप में एक टर्म है जिसका खुद का एक मीनिंग है। पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या बोलता है कि पर्सन जो 40% और उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी कैरी करता है, यानी कि जिसके पास 40% या उससे ज़्यादा का लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। और अच्छा, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि पर्सन के अंदर 40% या उससे ज़्यादा की जो है वो लॉस है, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कोई भी हमारी मेडिकल अथॉरिटी। अगर कोई मेडिकल अथॉरिटी हमारा ये सर्टिफाइड कर देती है कि किसी दिव्यांग के अंदर जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता है, वो 40% है, 40% है या उससे ज़्यादा है, तो उसको माना जाएगा कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो एक्ट था वो हर जगह इम्प्लीमेंट किया गया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अपने अलग रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, फिर ये एक्ट क्या बोलता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक्ट बोलता क्या है, इसकी थीम क्या है। इस एक्ट की थीम है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। मतलब समान अवसरों, अधिकारों और पूर्ण भागीदारी की बात की गई है इस एक्ट में। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, ये जो हमारे पास प्रावधान है, ये जो हमारे पास अधिनियम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ जिम्मेदारियां असाइन करता है। ठीक है, वो क्या जिम्मेदारियां असाइन होती है? वो जिम्मेदारियां जो असाइन की है वो है रिलेटेड टू डिसेबल्ड वन, कि आप लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी एक दिव्यांग पर्सन के लिए, एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस एक्ट में कवर की गई है। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों, मतलब ऐसा क्या था हमारे माइंड में, ऐसा क्या था हमारे दिमाग में जिसकी वजह से हमें ये एक्ट लेके आना पड़ा, जिसकी वजह से हमें ये अधिनियम लेके आना पड़ा? ऐसा क्या था हमारे माइंड में? तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये स्टेट को एक जिम्मेदारी देता है कि किस चीज़ की जिम्मेदारी देता है कि हम डिसेबिलिटीज़ जो होती है, जो हमारे पास विकलांगता होती है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि जो ये दिव्यांग लोग होते हैं, इनके जो अधिकार होते हैं, इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके लिए मेडिकल केयर क्या है, उनकी एजुकेशन कैसे हो सकती है, ट्रेनिंग कैसे हम उनको दे सकते हैं, कैसे हम उनको एप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट आता है क्रिएट ए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। ये एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे हम दिव्यांग की बात कर रहे हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति जो कि अपने कामकाज को स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंटली करने में सामर्थ्य हो, यानी कि एक पर्सन जो कि अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो अपने काम को कर सकता है, जैसे कि अगर आप पार्क में जाते हो, ठीक है, तो आप सड़कों पे जाते हो, तो उन वहाँ पे भी उन लोगों की तरह ऐसी फैसिलिटीज़ हो जो कि
वहाँ पे वो बहुत इजी फील करें, उनको किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए कि हाँ वो ये काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है एक बैरियर फ्री वातावरण, यानी कि इसको बोलते हैं बाधा मुक्त वातावरण जो है वहाँ पे उनके लिए क्रिएट किया जाए। फिर आता है कि अगर इन केस ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है कि उनको अब्यूज़ किया जाता है या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो हमारे पास उनके लिए कोई ना कोई काउंटर एक्ट होने चाहिए, यानी कि उनका एक अलग से अधिनियम होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट जो है हम एक्शन ले सकें। फाइन। फिर आता है टू मेक द स्पेशल प्रोविज़न फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन, यानी कि उनके साथ एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए, एक ऐसे मुख्य प्रावधान बनाने चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कि वो समाज की मुख्य धारा से या सोशल जो मेन स्ट्रीम होती है उससे अलग थलग है। उनको यही लगे कि हम लोग भी यहीं का एक हिस्सा है, इसी समाज का एक हिस्सा है और इसी समाज का एक पार्ट है, और हमें वो, उन लोगों में भी वो जुड़ाव की भावना है, उन लोगों में भी वो अपनेपन की भावना है। तो ये इसके लिए कोशिश करनी है कि कोई एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए, ठीक है। ऐसा इस एक्ट में बोला गया है। नेक्स्ट आता है जो सबसे मुख्य प्रावधान है इस अधिनियम के, वो ये प्रावधान है, ठीक है। ये कुछ 7-8 प्रावधान है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इनको समझ लिया दैट मीन्स उसका मतलब ये होगा कि आपने पूरा एक्ट समझ लिया। पूरे एक्ट में इसी प्रावधान को एक्सप्लेन किया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्या बोलता है, पहले हम पढ़ते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता की रोकथाम और प्रारंभिक जांच, ठीक है। तो इसके अंडर हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि ऐसे कुछ सर्वेज किए जाए, ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की जाए, ऐसा कोई रिसर्च अनुसंधान किया जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर ये जो दिव्यांगता है, ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ये विकलांगता है, ये क्यों होती है, इसके होने का रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या कारण है कि ये लोगों में डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि उनके जो प्रिवेंटिंग मेथड्स हैं, उनको रोकने की जो मेथड्स हैं, उपचार हैं, वो लोगों को प्रमोट किए जाएं, उनको जो है प्रमोशन दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो स्टाफ हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग की, जो उनकी नीडेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दी जाए, ऐसा बोलता है ये एक्ट। आगे क्या बोलता है कि देखो हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। कंसेप्शन का एक होता है कंसेप्शन जब आप कंसीव करते हो, एक होता है जब आपकी डिलीवरी होती है और ड्यूरिंग द डिलीवरी, और एक होता है जब आपका डिलीवरी के बाद का फेज़ होता है। इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप उसका एक ट्रैक रखिए, आप उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए और उस रिकॉर्ड को एक जो नॉर्मल, एक जो स्टैंडर्ड रिकॉर्ड है उससे मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर उनमें कोई वेरिएशन आता है, कोई कमी आती है, किसी तरह का अलग थलग वो दिखाई देता है, तो ये एक आपके लिए हाई रिस्क फैक्टर हो जाना चाहिए कि इस बच्चे में हाँ डिसेबिलिटी के चांसेस हैं। तो वो बोलता है कि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड रखो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है कि आप अवेयरनेस कीजिए, बट पीपल को एजुकेट कीजिए, चाहे आप वो स्कूल के थ्रू करें, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू करें, आप सोशल वर्कर के थ्रू करें या आंगनबाड़ी के थ्रू करें। आप लोगों में अवेयर कीजिए कि डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, किस वजह से होती है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनका हम निदान कैसे कर सकते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी कोशिश कीजिए, ठीक है। अवेयर कीजिए आप, चाहे आप टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके अवेयर कीजिए, लेकिन आप लोगों में अवेयरनेस पहुंचाइए कि हम कैसे उन डिसेबिलिटीज़ को पहचान सकते हैं, ठीक है, ताकि उनके लिए कंसर्न मेजर्स जो होते हैं वो अडॉप्ट किए जा सके, अपनाए जा सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। एजुकेशन क्या बोलता है कि इंक्लूसिव जो स्कूल्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, मतलब स्कूल डिसेबल बच्चे को, जो दिव्यांग बच्चा है या दिव्यांग जो लोग हैं, उनको ऐसा ना हो कि आप अलग थलग एक अलग से स्कूल में, एक अलग से कमरे में उनकी पढ़ाई चल रही हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात ये करता है। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि विज़न प्रॉब्लम होती है, जिसको विज़न इम्पेयरमेंट होता है, उसमें ब्रेल यूज़ किए जाते हैं, तो
हो सकता है कि उसमें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, उसमें अलग से टाइम चाहिए होता है, तो हो सकता है कि हम उनको किसी भी कारणवश नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठा सकते, तो हम उनके लिए स्पेशल स्कूल्स का इंतज़ाम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लेवल में हो या गवर्नमेंट सेक्टर के लेवल में हो, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा किसी भी कारण किसी भी कारण से क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता है, स्कूल नहीं जा पाता है दिव्यांग बच्चा, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन बच्चों को पार्ट टाइम क्लासेस दी जाए, ठीक है, उनको पढ़ाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन से ही दुनिया चली है, एजुकेशन से दुनिया चल रही है और एजुकेशन से दुनिया चलेगी, ठीक है। तो कि आप क्लासेस प्रोवाइड कीजिए, 18 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन कराइए, ठीक है, आप ओपन स्कूल खोलिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलिए, कोई भी डिस्कशन क्लासेस कीजिए जो कि इंटरेक्टिव डिस्कशन क्लासेस हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके या किसी भी मीडिया को यूज़ करके। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिसेबल बच्चे की लर्निंग किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे आप उनको ओपन स्कूल से एजुकेट कराएं, चाहे आप उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके कम्युनिकेशन इनको इंटरेक्टिव बनाएं, उनकी लर्निंग किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये एक्ट क्या बोलता है कि उनको फ्री एड्स दिए जाएं, फ्री बुक्स दी जाएं, फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाएं, ताकि बच्चे की लर्निंग में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो सके, कोई भी ऐसा फैक्टर ना हो जो उनकी लर्निंग में बाधा बन सके, ठीक है। ये इस प्रोविज़न में बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार में क्या देखते हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें कि हम पर्टिकुलर उन पोस्ट को आइडेंटिफाई कर सके जिन पे कि इन डिसेबल्ड पर्सनस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो काम होता है पोस्ट को आइडेंटिफाई करना, पोस्ट को क्रिएट करना, ये जो है हर एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ होते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 32 बोलता है कि हर 3 साल के साथ रिव्यू होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब और क्या प्रोविजंस है इसमें, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होती हैं उसमें 3% वैकेंसीज निकाली जाती हैं, रिजर्व्ड होती हैं, जो कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए। और वो किस तरह से होती है कि 1% जो होता है उसमें ब्लाइंडनेस या लो विज़न होता है, या 2% जो होते हैं उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है 3% वैकेंसी, 3% जो रिजर्व वैकेंसीज होती हैं फॉर द पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि गैर भेदभाव हमें क्या बोलता है कि भाई हमारे बसेस हैं, हमारे जो स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो मीडियम्स होते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो इस तरह से हो कि इनको जो दिव्यांग लोग हैं वो भी बहुत ईजीली अडॉप्ट कर सके, उनको कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हम एक नॉर्मल इंसान को दिमाग में रख के डिज़ाइन करते हैं, वही चीज़ें एक डिसेबल्ड पर्सन, एक दिव्यांग पर्सन को दिमाग में रख के भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक इक्वल पार्ट होते हैं सोसाइटी का, ठीक है। जैसे कि हम जेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं उनको एनग्रेव कर सकते हैं, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है उसको भी ये फील हो कि हाँ हमारे लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो की गई हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट फील ना हो कि भाई हाँ एनग्रेव्ड है वो, मैं इसको बहुत आसानी से पहचान सकता हूँ या पहचान सकती हूँ, तो उनको भी डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो कि भाई हम इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है इसलिए हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो दे शुड नॉट बी फील एज डिस्क्रिमिनेटेड, उनको डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होना चाहिए, उनको भेदभाव वाली भावना नहीं आनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। जितने हो सकते हैं उतने एप्रोप्रिएट सिंबल्स यूज किए जाएं डिसेबिलिटीज़ के लिए, वार्निंग सिग्नल्स जो होते हैं एप्रोप्रिएट जगह पे एप्रोप्रिएट तरीके से सिग्नल्स को यूज़ किया जाए, तो ये बोलता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे हमारी पब्लिक बिल्डिंग हो, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, हेल्थ सेंटर हो, उन सब में बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्मल के लिए स्टेयर्स के बारे में सोचते हैं हम लोग, तो हमें डिसेबल्ड के लिए रैम्प के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वल पार्ट
प्ले करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, ताकि उनके लिए इजीली होता है। जैसे कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ब्रेल सिस्टम का यूज़ करेंगे, और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है जिसको ऑडिटरी सिग्नल्स का हम यूज़ करते हैं एलिवेटर्स एंड लिफ्ट्स में, तो उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल हो जाता है। ये बोलता है हमारे पास नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देन आता है हमारे पास रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, ठीक है, अनुसंधान और जनशक्ति विकास। ये क्या बोलता है कि हमें किस किस एरिया में रिसर्च करने की ज़रूरत है, कि डिसेबिलिटी आखिर होती क्यों होती है, और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। इस एरिया में हमें गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, तो उनको असिस्ट करने के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस इन्वेंट कर सकते हैं, उनके लिए एक ऐसी पर्टिकुलर जॉब्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको बहुत बखूबी निभा सकते हैं, ठीक है। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे हायर इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग्स हो, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए ताकि वो किसी भी तरह से लैग बिहाइंड ना करे अपनी लर्निंग को लेके। फाइन। फिर आता है हमारे पास अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं सकारात्मक कार्रवाई, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर, फॉर एन एग्जांपल मैं एक स्कीम बताती हूँ, जो कि कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स हैं जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वो उनके लिए एक सकारात्मकता का रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आप डिसेबल्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई लैंड खरीदना चाहता है तो उसको बहुत कन्फेशनल रेट पे मिलती है। व्हाट्सोएवर बी द कॉज बिहाइंड परचेजिंग द लैंड, कोई भी रीज़न हो उसके पीछे, चाहे वो हाउसिंग के लिए खरीद रहा हो, चाहे वो बिजनेस सेटअप करने के लिए, चाहे वो स्कूल करने के लिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खरीद रहा हो, तो किसी के लिए भी खरीद रहा हो उसको बहुत ही कन्फेशनल यानी कि बहुत ही कंसेशन से वो उसको लैंड जो है अलॉट किया जाता है, तो उसको एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है कि हाँ हमारे लिए भी कुछ है। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा। ये क्या बोलता है, जैसे कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हो किसको, नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन जैसे कि NGO वगैरह होते हैं, किस लिए दे सकते हो, ताकि लोगों को जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको एक रिहैबिलिटेट मिल सके, उनको एक पुनर्वास मिल सके, ठीक है, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो विद डिसेबिलिटीज़, जो सरकारी कर्मचारी हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको इंश्योरेंस कवरेज मिले, उनको बीमा मिले, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो इजीली स्पेंड कर सके। तो ये कुछ तरह की सोशल सिक्योरिटी हो जाती है, यानी कि इन फ्यूचर के लिए भी उन लोगों को सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली है या निकालना चाहती है इस एक्ट के दौरान। इस एक्ट में जो उन्होंने मेंशन किया है वो है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो इजी होनी चाहिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। फिनेंशियल इंसेंटिव उनके पेरेंट्स को या गार्जियन को मिलना चाहिए ताकि उनकी लर्निंग में या उनको स्कूल अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आर्किटेक्चरल जो बैरियर्स होते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया स्टेयर्स का, रैंप का, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, या चाहे आपकी इम्पार्टिंग वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग, किसी भी तरह से जो भी बैरियर है उनको हटाने की कोशिश की जाएगी स्कीम्स के अंडर, ठीक है। आपकी बुक्स है, यूनिफॉर्म है, आपकी जो मटेरियल है चिल्ड्रन को, वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये भी इस एक्ट के अधिनियम में आता है कि ये उनका राइट है कि उनको प्रोवाइड की जाए। उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। एग्जामिनेशन में उनके लिए सुटेबल मॉडिफिकेशन के सुटेबल सुधार किए जाएंगे, जैसे कि जो ब्लाइंड पर्सन है, जो नहीं देख सकता है, उसके लिए मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेल सिस्टम में कैरेक्टर को पहचानना ईजी होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। तो यानी कि उनके लिए जो सुटेबल मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे एज पर देयर नीड्स, ठीक है। फिर आता है कि जो डिसेबिलिटी, PWD एक्ट में कुछ डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हम किसको बोलते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जिसके पास 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी से वो सर्टिफाइड है तो उसको एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी माना जाएगा। इसके अंदर जो डिसेबिलिटी कवर है, फर्स्ट है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या बोलती है, वो पर्सन जो कि जिसकी टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, जो बिल्कुल नहीं देख सकता है, या जो है वो जिसकी जो बेटर आई है वो 60 to 60 बाय
देख सकती है, 6x60 जो है वो देख सकती है लेंसेज लगा के। यानी कि समझ, इन शॉर्ट बोला जाए कि वो लेंसेज लगा के भी उसकी जो विज़न है वो 40% से लेस है। ठीक है, उसका जो विज़न है वो बहुत कम है, उसका विज़न जो है वो डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में आ रहा है। ठीक है, ये बोलता है हमारे पास ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आती है हमारे पास लो विज़न। लो विज़न का क्या मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि विजुअली इम्पेयर था, लेकिन वो ट्रीटमेंट हो चुका है, उसका इलाज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना पोटेंशियली कैपेबल, इतना योग्य नहीं है कि वो अपने टास्क को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, अपने टास्क को बहुत बिना किसी असिस्टिव डिवाइस के कर पाए। तो वो आता है हमारे पास लो विज़न में। लेप्रोसी क्योर्ड। लेप्रोसी क्योर्ड होता है जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है। तो कुष्ठ रोग से अगर ठीक हो चुका है तो फिर इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि कुष्ठ रोग से जो ठीक हो गया लेकिन उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसकी जो नर्व्स हैं वो इतनी वीक हो गई हैं कि वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, उनकी आंखें वो ना चाहते हुए भी फड़फड़ाती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, तो वो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स आता है। फिर आता है बस हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या बोलते हैं? जिसको सुनने में दिक्कत होती है, यानी कि वो 60% ही जिसको 60% का लॉस होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि बेटर ईयर, जिससे बोलते हैं कि हाँ मेरे को इससे थोड़ा सुनाई देता है, उस सुनाई देने वाले कान में भी उसका 60% का अगर लॉस है तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ एंड सेरिब्रल पाल्सी। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ क्या होती है? डिसेबिलिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? ये होती है हमारी जोड़, मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियों की जो दिक्कतें होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, या इस तरह की जो बहुत सीवियर वाली डिसेबिलिटीज़ होती है वो आती हैं सारी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में। फाइन। फिर आता है हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन इसको हम बोलते हैं मानसिक मंदता, इसको हम बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन को हम बोलते हैं मानसिक मंदता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट रहने की वजह से ऑब्वियस है कि हमारी इंटेलिजेंस में भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि IQ के अकॉर्डिंग पर्सन्स को डिवाइड कर दिया जाता है, 50 to 70 इडियट हो गया और 140+ गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो गए। तो ये सब जो है वो कैटेगराइज कर दिया जाता है, तो उनकी इंटेलिजेंस में भी फ़र्क पड़ता है। अब मेंटल इलनेस क्या होता है कि मेंटल इलनेस वो है जो मेंटल रिटार्डेशन के अलावा कोई भी अगर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो वो मेंटल इलनेस में आता है। जैसे कि सीवियर डिप्रेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आती है मेंटल इलनेस में। तो ये 7 डिसेबिलिटीज़ थी जो PWD एक्ट में कवर की गई हैं। PWD एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए एक्ट से, जिसको हम बोलते हैं RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बिल 2016, जो कि 14 दिसंबर 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, बनाया गया था। उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया है, जो कि PWD एक्ट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो वो एक्ट जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।